प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। क्या विषय पे चर्चा करना है? उदय, किसका उदय? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन धीरे धीरे जो भारत में और विदेशी कंपनियां व्यापार करने आई थी, जैसे कौन? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे। कौन? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच। बच्चों, ये तीन देशों से लोग आए थे। पुर्तगाली कंपनियां आई थी, डच कंपनियां आई थी, फ्रेंच कंपनियां आई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको पराजित कर दिया। क्या किया? सबको पराजित कर दिया और जो व्यापार था उस पर अपनी ऑटोनॉमी, अपना एकाधिकार जमा लिया। और एकाधिकार जमाने के बाद धीरे 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 ये भारत के जो देशी राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन पर अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया। और आगे चल करके 1757 में, कब? 1757 में प्लासी का युद्ध इनका हुआ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला से। किससे हुआ? अंग्रेजों का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला से हुआ। ये कौन है सिराजुद्दौला? बंगाल का नवाब है। कौन है? बंगाल का नवाब है। क्या है भैया? बंगाल का नवाब है। कौन? सिराजुद्दौला। और ये युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में ये हार जाता है और बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, अर्थात बंगाल अब कंपनी के शासन में आ जाता है। धीरे धीरे इनका प्रसार देशी राज्यों पर होता जाता है और चलते 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 ये पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। परिणाम होता है कि ये तो व्यापारिक कंपनी थे, इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है। जो लाभ कमाने आया है वो क्या उदारता दिखाएगा? नहीं, वो क्या करेगा बेटा? वो चीजों को खींच खींच करके अपने देश ले जाएगा। इस खींचेंगे तो क्या होगा? जो वहां के नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका क्या होगा? शोषण होगा। अर्थात इन्होंने क्या किया? भारत का शोषण चालू कर दिया और भारत एक प्रकार से गुलाम बन गया। जब गुलाम बन गया तो क्या हुआ? अब भारत के लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति चिंगारी पैदा हो रही है कि नहीं, अब इस बेड़ी को तोड़ देना है। हम आइए अब देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे जिससे कि ये आंदोलन चला। पहला कारण हम विचार करते हैं तो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हुआ और इस क्रांति को सैनिक क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक क्रांति कहते हैं। यह क्रांति बहुत सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन भारतीयों के मन में घृणा का भाव पैदा कर दिया। इसलिए घृणा का भाव पैदा किया कि इस क्रांति को ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत बर्बरता पूर्वक कुचला था। इससे भारतीयों के मन में उनके प्रति क्या घृणा पैदा हो गई और बदला लेने की भावना पैदा हो गई। क्या हो गई? बदला लेने का भावना जन्म ले लिया। ये बात कौन कहता है? एडवर्ड थॉमसन कहते हैं। कौन कहते हैं? एडवर्ड थॉमसन कहते हैं। दूसरा, इस आंदोलन के उदय का कारण क्या है? भारत का गौरवपूर्ण अतीत। जब कोई भी व्यक्ति पराजित रहता है, शोषण में रहता है, गुलामी में रहता है, तो उसको अपने अतीत को देखना पड़ता है। क्या अतीत उसका ऐसा है? भारत को भौतिक रूप से आप क्या कर सकते? गुलाम बना सकते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से उसको गुलाम नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती थी, ये कृष्ण की धरती थी, सम्राट अशोक की धरती थी, समुद्रगुप्त की धरती थी। सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भारत का जो भूतकाल है वो बहुत ही ज्यादा क्या था? श्रेष्ठ था। इस बात ने लोगों को उत्साहित किया, अरे हम तो समुद्रगुप्त के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमको कैसे कोई गुलाम बना सकता? इस बात ने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म का कारक बना।
तीसरी बात थी राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन स्टार्ट किया तो भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों पर छोटे छोटे लोग काम कर रहे थे, सबके अपने निहित इंटरेस्ट थे, निहित स्वार्थपूर्ण हित थे, लोग बटे हुए थे, द्वेष में थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत में जो थे आवागमन के साधन बहुत बढ़े, और जब आवागमन के साधन बढ़े तो लोगों में पारस्परिक संवाद कायम हुआ, बातचीत कायम हुआ। शासन का जो मॉडल अन्य जगहों पर छोटे छोटे देशी रियासतों में अलग अलग टाइप था, वो भी क्या हुआ, वो भी एक तरीके का हुआ। इन सब ने क्या किया, राजनीतिक एकता की स्थापना की। अगला कारण क्या है, धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण। आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी भारत में सामाजिक पुनर्जागरण की शताब्दी है। ये इस युग में या इस समय में कौन कौन आ रहे हैं, राजा राम मोहन राय आ रहे हैं, देवेंद्र सेन आ रहे हैं, एनी बेसेंट आ रही हैं, दयानंद सरस्वती आ रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस आ रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं। इन लोगों ने भारत के लोगों के मन में जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे छुआछूत, विधवा विवाह, सती प्रथा, इनके खिलाफ क्या किया, एक चेतना पैदा किया। कहा कि नहीं, ये सब गलत बातें हैं, आप नहीं ऐसे करिए, और उनमें राजनीतिक जागृति लाई, राजनीतिक रूप से एक का भाव पैदा किया। इसीलिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसकी, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। कहां पे किया, बंबई में किया। एनिमेशन तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं, कौन कहता है, एनिमेशन कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा कि भाई हमको लोहे जैसे भुजाएं चाहिए जो भारत के लिए संघर्ष कर सके। इस प्रकार से भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का काम हुआ। अगला है भारत का आर्थिक शोषण। यह हुकूमत जो थी, ब्रिटिश हुकूमत, भारत का कच्चा माल इंग्लैंड ले जा रही थी। इंग्लैंड ले जा करके क्या कर रही थी, वहां से रिफाइंड माल भारत ला रही थी। उनके पास मशीन थे, वो सस्ता माल बना करके भारत के बाजार में डंप कर रहे थे। जब भारत के बाजार में माल यूरोपियन सस्ता आया तो परिणाम हुआ, भारत के जो उद्योग थे वो खत्म होने लगे, भारत के जो कुटीर उद्योग थे वो समाप्त होने लगे। इस प्रकार से और भारत के में कच्चे माल की कमी होने लगी। क्यों कच्चे माल की कमी होने लगी, क्योंकि भैया कच्चा माल तो कौन ले जा रहा है, अरे ब्रिटिश हुकूमत लंदन ले जा रही है। अब लंदन से क्या आ रहा, बना बनाया सामान। तो भारत में क्या हो रहा है, सस्ते दामों पर कच्चे माल इंग्लैंड जा रहे हैं और महंगे दामों पे सामान यहां बिकने आ रहे हैं, यहां के कुटीर उद्योग नष्ट हो जा रहे हैं। डिग्बी ने 1900 में कहा कि भारत में लगभग कितने 10 करोड़ लोग हैं, कितने 10 करोड़ लोग हैं जो भरपेट अन्न नहीं पाते हैं। किसने कहा, डिग्बी ने कहा। डिग्बी ने कहा कि भारत में सन 1900 के आसपास में 10 करोड़ लोग हैं जो भरपेट अन्न में। आप ही बताइए कि जब आदमी भूखा होगा तो आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। इसलिए इसने भी भारत में क्या किया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। और फिर क्या हुआ, पाश्चात्य शिक्षा आई। पाश्चात्य शिक्षा क्या, अंग्रेज लोग आए, वे चाहते थे कि भारत के लोग रंग से भले काले रहें लेकिन बुद्धि से, ज्ञान से अंग्रेज की तरह सोचें, अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी में सोचें, क्योंकि उनको काम करने के लिए मैन पावर चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। इसलिए लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया। अंग्रेजी पढ़ने का फायदा यह हुआ कि भारतीय लोग मैजनी को पढ़ा, मिल्टन को पढ़ा, बर्क को पढ़ा, स्पेंसर पढ़ा, रूसो पढ़ा, वॉल्टेयर पढ़ा, और ये सारे लोग स्वतंत्रता के पुजारी हैं। कहा, भारतीयों ने कहा भाई तुम्हारे सारे विचारक तो स्वतंत्रता की बात करते हैं और तुम हमको गुलाम बना के रखे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। अर्थात इन लोगों को पढ़ करके लोगों में क्या आया, एकता की भावना आई। साथ ही साथ
जब आप पाश्चात्य शिक्षा पढ़े तो आपको करोड़ लोग हैं, कितने 10 करोड़ लोग हैं जो भरपेट अन्न नहीं पाते हैं। किसने कहा? डिग्वी ने कहा। डिग्वी ने कहा कि भारत में सन 1900 के आसपास में 10 करोड़ लोग हैं जो भरपेट अन्न। आप ही बताइए कि जब आदमी भूखा होगा तो आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। इसलिए इसने भी भारत में क्या किया? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। और फिर क्या हुआ? पाश्चात्य शिक्षा आई। पाश्चात्य शिक्षा क्या? अंग्रेज लोग आए, वे चाहते थे कि भारत के लोग रंग से भले काले रहें लेकिन बुद्धि से, ज्ञान से अंग्रेज की तरह सोचें, अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी में सोचें, क्योंकि उनको काम करने के लिए मैन पावर चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। इसलिए लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया। अंग्रेजी पढ़ने का फायदा यह हुआ कि भारतीय लोग मैजनी को पढ़ा, मिल्टन को पढ़ा, बर्क को पढ़ा, स्पेंसर पढ़ा, रूसो पढ़ा, वॉल्टेयर पढ़ा, और ये सारे लोग स्वतंत्रता के पुजारी हैं। कहा भारतीयों ने कहा भाई तुम्हारे सारे विचारक तो स्वतंत्रता की बात करते हैं और तुम हमको गुलाम बना के रखे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। अर्थात इन लोगों को पढ़ करके लोगों में क्या आया? एकता की भावना आई। साथ ही साथ जब आप पाश्चात्य शिक्षा पढ़े तो आपको अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन दिखा। कहां का? अमेरिका, जो ब्रिटेन का उपनिवेश था, अमेरिका स्वतंत्र हुआ। इटली का आंदोलन लोग पढ़े, फ्रांस का पढ़े, आयरलैंड का पढ़े। इन सब चीजों को पढ़ करके लोगों को लगा कि बिना संघर्ष किए कुछ मिलने वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ये कौन? ब्रिटिश हुकूमत हमको बहुत दिन तक बांध पाएगी। और पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ ये उस दौर का आंदोलन भी देख रहे थे विदेशों में होने वाला, कि रूस को जापान पराजित कर रहा है, जॉर्जिया का आंदोलन देखे, सर्बिया का आंदोलन देखे, फ्रांस में आंदोलन चल ही रहा है, फ्रेटर्निटी की बात चल रही है। तो इस प्रकार से ये पाश्चात्य शिक्षा और विदेशी आंदोलनों के बारे में जो लोगों को जानकारी हुई, उसने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों उदय को जन्म दिया या उदय को पुष्ट करता है। अगली बात थी सरकार लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिटन भारत में गवर्नर जनरल बन के आया और इसने क्या किया? ये बदमाशी स्टार्ट किया। क्या किया बदमाशी? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की एज 21 साल थी, उसको खट से इसने कर दिया 18 साल, 19 साल। और क्या किया? 1877 में अकाल पड़ा, भारत में अकाल पड़ा है, और ये क्या करें? महारानी के लिए दरबार सजाए हुए बैठे हैं, भारत के धन का अपव्यय कर रहे हैं। आप बताइए, यदि कोई भूखा है और आप उसके सामने विलासितापूर्ण पैसा खर्च करेंगे, वो बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। तो लॉर्ड लिटन क्या कर रहा था? ये दमनकारी नीति अपना रहा था। इसके बहुत सारे कामों को हम गिना सकते हैं, जैसे 1876 से 80 में ये गवर्नर जनरल बन के आया। लॉर्ड लिटन भारत कब आया? 1876 में आया, 1880 तक भारत में रहा। यह साम्राज्यवादी व्यक्ति है और दमन को सहारा लेता है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है, जिसके माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों को जब्त करने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में भारतीय समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 478 समाचार पत्र क्या हो रहे थे? विभिन्न भाषाओं में निकल रहे थे, 478 थे, और इससे लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी। इसने वर्नाकुलर एक्ट के माध्यम से इन अखबारों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिबंधित बहुत कर नहीं पाया। वर्नाकुलर एक्ट जो है 1882 में जब रिपन आ जाता है तो क्या करता है? रद्द कर देता है। और इनके और कामों को देखेंगे। आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट में था कि भारतीय कोई शस्त्र नहीं रख सकता। आर्म्स एक्ट में कह दिया नहीं, भारतीयों के घर के में या उनकी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस नहीं होगा, उनके घर से यदि मिलेगा तो सब जब्त कर लिया जाएगा। इन्होंने और क्या किया? अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान पे आप अटैक किए, किसके पैसे से किए? अरे भाई, भारत के पैसे से अटैक किए। किसके पैसे से? भारत के पैसे से अटैक। इस प्रकार के जो लॉर्ड लिटन के योजनाएं थी, लॉर्ड लिटन की योजनाएं थी, उनकी नीतियां थी, इसने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने
में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सरकारी नौकरियों में भेदभाव कर दिया। आप जब 1858 का हम आपको बताएंगे कि विक्टोरिया महारानी क्या घोषणा कहती है कि हम न्यायपूर्ण शासन करेंगे, जातीय भेद रंग भेद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आईसीएस की एज घटा दिया, 21 साल से 18 साल कर दिया, और परीक्षा भारत में हो रही थी, उसको कहा नहीं अब इंग्लैंड में होगा, परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी। क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य था कि भारतीय इस सर्वोच्च पद पर न पहुंचने पाए। लेकिन आप देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्वालिफाई कर गए, नियुक्त हुए, लेकिन छोटी सी गलती पे इनको निकाल दिया। अरविंद घोष आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए, नियुक्ति ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म की परिस्थितियां बन रही हैं, और अंतिम कारण था इल्बर्ट विधेयक विवाद। कौन सा विवाद? इल्बर्ट विधेयक विवाद। इल्बर्ट विधेयक विवाद क्या है? एक्चुअल में लिटन के बाद रिपन आता है। कौन गवर्नर जनरल आता है? रिपन। रिपन बहुत प्रशासनिक सुधार करता है और चाहता है कि न्यायिक सुधार करे। वो चाहता, पहले क्या था कि यूरोपियन थे, इनके मुकदमों की सुनवाई भारतीय नहीं कर सकते थे। रिपन ने अपनी काउंसिल में एक कानूनी सदस्य था, उसका नाम था इल्बर्ट। कौन था? इल्बर्ट। इल्बर्ट से कहा कि आप बताइए क्या किया जाए। इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, कहा कि नहीं अब यूरोपियन के मुकदमे की सुनवाई भारतीय भी कर सकेंगे। जैसे ही ये कानून बिल आया, यूरोपियन ने इसको अपना अपमान समझा और इसका विरोध करने लगे, कहा कि ना ऐसे नहीं होगा। परिणामतः इल्बर्ट बिल में संशोधन किया गया कि जब भी यूरोपियन के विषय में सुनवाई होगी उसमें आधे सदस्य क्या होंगे? यूरोपियन होंगे। उसके आधे जज क्या होंगे? यूरोपियन होंगे। इस बात ने भारतीयों को यह सिखा